में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिससे आप उद्वेलित होते हैं। लगता है ये सामाजिक बुराई जो है समाज में क्यों है और कैसे खत्म हो। और जब इस तरह के विचार आ जाते हैं तो आप कभी न कभी ऐसे साहित्यों का अध्ययन करना शुरू कर देते हैं। एक प्रश्न उठता है, प्रश्नों के जो है जवाब को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो दूसरा पॉइंट आ जाता है अध्ययनशीलता। आप अपने हमेशा आप अपने को जो है पढ़ने में लगाइए। पढ़ाई जो है वो जो है रिसर्च के लिए नहीं, वैसे भी परीक्षा पास करने के लिए और कंपटीशन को फेस करने के लिए भी जरूरी होता है। लेकिन यहाँ अगर रिसर्च की बात करें तो आपको विभिन्न जो है जिस विषय पे जो है अध्ययन कार्य करना चाह रहे हैं उस विषय से संबंधित जो पूर्व रिसर्च हैं, पूर्व साहित्य हैं, उनका अध्ययन करने का प्रयास कीजिए। पाठ्य पुस्तकों का विषय से संबंधित गहन अध्ययन कीजिए। अध्ययन करने से ही चीजें क्लियर होती हैं कि जिस टॉपिक पे मैं रिसर्च कर रहा हूं क्या इस पे कुछ रिसर्च पहले हो चुके हैं। अगर रिसर्च हुए हैं तो कौन सी पद्धति अपनाई गई है, कौन सी मेथोडोलॉजी है, कौन सी रिसर्च डिजाइन है, किस तरह के हाइपोथेसिस थे, कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे, फिर इसके बाद क्या फाइंडिंग्स थी। उससे एक नई दृष्टि भी मिलती है और ये भी दिखता है कि इन्होंने ये कमी इसकी इस रिसर्च में रह गई है और मैं अगर इस तरह का अध्ययन पद्धति अपनाऊंगा और इस तरह का कुछ नया करूंगा तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ नया करने की बात होती है तब मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि बहुत सारे रिसर्चर्स क्या होते हैं, पूर्व साहित्यों का अध्ययन करते हैं तो वही चीज़ कॉपी कर लेते हैं। एक हम लोगों को रिसर्च मेथोडोलॉजी में पूर्व साहित्य सर्वेक्षण लिखना पड़ता है तो वहाँ पर जो है यह आरोप लगाया जाता है कि पूर्व साहित्य सर्वेक्षण से तो कुछ जो है वो पुरानी चीज़ों को ही लिख देते हैं। नहीं, उसको नए रूप में नए समाज के संदर्भ में जब आप ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें जो रहती हैं जो चलती रहती हैं, समाज में परंपरा और आधुनिकता का जो है समायोजन है। परंपरागत की भी चीजें चलती है, आधुनिक चीजें भी चलती है। तो जो ट्रेडिशनल है, जो परंपरागत चीजों को हैं जो उन्होंने अध्ययन किया है उसके ऑब्जेक्टिव है उसको आप रखिए और कुछ ऑब्जेक्टिव अपने मन से गठित कीजिए, मन से बनाइए जो समाज में आप देख रहे हैं, जो पाठ्य पुस्तकों में नहीं है। हो सकता है एक ऑब्जेक्टिव मैं क्लासेस में बताता रहा हूँ, मनोज है यहाँ पर जो है कोर्स वर्क में जो है क्लास किए थे। तो होता ये है कि जब हम ऑब्जेक्टिव नया ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो हमें बड़ा रियाज करना पड़ता है। लेकिन वही नया ऑब्जेक्टिव जो आपके समाज में प्रचलन में जो चीजें आपको दिख रही हैं उसको बनाते हैं तो नए उसी ऑब्जेक्टिव से उसी से हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर इसी से इंटरव्यू शेड्यूल बनाते हैं। जब तक सामने आता है तो यह कहा जाता है रिसर्च में आपका नया कुछ है। नहीं तो वो लोग बोलते हैं जब वाइवा होता है पीएचडी का, कहते हैं कि इस टॉपिक पे तो मैं बता दे रहा हूँ या आपका निष्कर्ष क्या होगा, क्या कुछ नया है बताइए। तो इसके लिए जो समाज में नई चीजें हैं उन सारी चीजों को जो है दिखाने का प्रयास किए। दूसरी अध्ययनशीलता बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट होता है। पढ़ाई जो है बराबर और लिखने की आदत दूसरी है। हाँ, कॉपी करने की आदत की वजह अभी प्लेगरिज्म आ गया है। प्लेगरिज्म जो है पूरे जो है वर्ड्स को नहीं पकड़ता है, सेंटेंस को पकड़ता है। अगर सेंटेंस को लिखने की अगर आदत पड़ गई है तो आप कोई चीज जो है 4 पेज 5 पेज लिखा हुआ है उसको अपने शब्दों में पकड़ दिए तो वो पकड़ में नहीं आएगा। तो एक लिखने की आदत, और लिखने की आदत तो भाषा शैली भी होनी चाहिए, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, उसमें अपना कमांड होना चाहिए। हिंदी में है तो हिंदी को रखिए, इंग्लिश में है कमांड है तो इंग्लिश में। तो यह अध्ययनशीलता। फिर इसके बाद वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण। हमेशा जो है आपको जो है विषय के चुनाव से लेकर के पूरे रिपोर्ट राइटिंग तक जो भी रिसर्च का प्रोसेस कर रहे हैं सारी प्रक्रियाओं में जो है आपको तार्किक रूप से देखना है, वैज्ञानिक रूप से सोचना है। तुम्हारे 4th सेमेस्टर में पेपर है साइंटिफिक राइटिंग, वैज्ञानिक लेखन। जितना सर पढ़ा रहे हैं वो सारा तुम्हें पढ़ना होगा। अगर आज इतनी सरल शब्दों में इतना अच्छा बता रहे हैं उनको ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारे नेक्स्ट सेमेस्टर में बहुत काम आने वाली चीजें, इसलिए उसे नोट करते रहो। तो ये जो है एक तरह से जो है क्या बता रहे हैं, हाँ, वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण। हमेशा आपको जो है तर्क मतलब लॉजिक, ये क्यों हुआ कैसे। एक छोटा सा बच्चा होता है और वो जब बड़ा होता है घर में वो बहुत सारी चीजों को पूछता है, ये डैडी ये क्या है,
ये क्या है, आप उसी उत्सुकता रहती है ना, होती है ना, उसी में जो है, जैसे मैंने कहा जिज्ञासा जो है, जिज्ञासा उसको भी रहती है। अभी बच्चा बहुत कुछ नहीं देख पाया है, नहीं जान रहा है, लेकिन चीजों को समझने का प्रयास करता है, जानने का प्रयास करता है, और आप उसका उस हिसाब से उसको जवाब देते हैं, उसको बहुत सारी चीजों की जानकारी हो जाती है। तो ये तर्क जो है, लॉजिक जो है, अपने अंदर के मरने मत दीजिए। पूरे रिसर्च में हमें ये अध्ययन पद्धति अपनानी है, क्यों अपनानी है? क्या यह अध्ययन पद्धति यहाँ पर लग सकती है? हमें ये रिसर्च डिजाइन बनाना है तो रिसर्च डिजाइन क्या यही इस्तेमाल होगी? हमें सैंपल का चुनाव करना है तो क्या यही सैंपल की विधि यही लगेगी? ठीक है ना। हम जो तथ्य एकत्रित करने जा रहे हैं, क्या हमारा जो अगर स्ट्रक्चर्ड जो है आपका जो है बना हुआ पहले से जो है आपका इंटरव्यू शेड्यूल नहीं है, तो फिर आपको जो है आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारा टॉपिक क्या है, क्या मैं टॉपिक से जो है भटक तो नहीं रहा हूं। ठीक है ना। जब हम इंटरव्यू लेते हैं साक्षात्कार पद्धति से, तो उसमें भटकाव की बात आ जाती है। तो हर एक जगह जो है आपको इसके बाद डेटा कलेक्ट होता है, डेटा कलेक्ट के बाद उसकी एनालिसिस करते हैं, तो वहां तो सबसे ज्यादा लॉजिक ही काम करता है, तर्क ही। डेटा का एनालिसिस करते समय, आपको सामान्यीकरण करते समय आपका जो है तर्क ही काम करता है। तो ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट जो है आप इस रूप में ले सकते हैं कि नवाचार, इनोवेशन। हमेशा कुछ नया करने और नए सीखने की आदत डालिए आप लोग। जो भी कुछ नया दिखे उसको जानने और पढ़ने समझने की कोशिश कीजिए। फिर अगले पॉइंट में आ जाइए कि जो है कठोर परिस्थितियों में धैर्य को बनाए रखना। कठिन परिस्थितियों में धैर्य को बनाए रखना। आप रिसर्च कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपको बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं कि लोग रिसर्च को बाद में बीच में छोड़ देते हैं। कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती हैं, कुछ पारिवारिक समस्याएं आती हैं, कुछ जो है अध्ययन करते समय समस्याएं आती हैं। तो आपको अपने धैर्य को बनाए रखना है। धैर्य ऐसा है कि वो लास्ट तक आपके रिसर्च में आपको बनाए रखना है, धैर्य नहीं खोना है। फिर इसके अलावा जो है और क्या हो सकता है, देखिए मेरा टाइम भी ध्यान चला जा रहा है, इसलिए आप बोलते रहिए। सुनिए। हम जो है चलो वैज्ञानिक और तार्किक जिज्ञासा, वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण, बौद्धिक ईमानदारी छूट गया था। ये यही जिस चीज को बाकी में याद आ रहा था। बौद्धिक ईमानदारी, सत्यता, बौद्धिक ईमानदारी। रिसर्च में आपको ईमानदार बने रहना है। कहीं पर भी जो है गलत शॉर्टकट, गलत चीजों को नहीं करना है। सत्य पर टिके रहने का आग्रह। आप लास्ट तक आपका जो फैक्ट बोल रहा है, जो तथ्य बोल रहा है, वही आपको जो है लिखना है, वही जो है सामान्यीकरण करना है। ये नहीं कि सोसाइटी, समाज जो है यह कहेगी कि यह क्या आपने निष्कर्ष ज्ञापित कर दिया। तो आपके पास जो है आपको जो है बौद्धिक ईमानदारी, एक बुद्धिमान व्यक्ति है, एक रिसर्चर हैं, आप ईमानदार रहिए। ठीक है ना। कोई शॉर्टकट मेथड नहीं। और यहाँ पर यही बात आ जाती है कि प्लेगरिज्म, बहुत लोग दूसरे से जो है किसी से कॉपी कर देते हैं, इसीलिए प्लेगरिज्म आया। चोरी, बेईमानी हुआ ना, ईमानदारी का जस्ट उल्टा क्या हुआ, बेईमान हुआ। तो आप रिसर्च में ईमानदार बने रहिए। कठोर श्रम में विश्वास, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। अगला पॉइंट, विपरीत परिस्थितियों में जूझने की क्षमता। विपरीत परिस्थितियों में जूझने की क्षमता, ये तो आपको लाइफ में भी, रिसर्च के अलावा लाइफ में भी देखिए। लाइफ में बहुत ऐसी परिस्थितियां आती हैं, सब दिन एक जैसा नहीं होता। हर आदमी के हिस्से में सुख नहीं होता, हर आदमी के हिस्से में दुख नहीं होता है। कुछ परिवारों के ऊपर जब दुख आता है, दुख पहाड़ बन करके आता है। ठीक है ना। उसके बावजूद भी जिंदगी चलती रहती है, आपने देखा होगा। और फिर आगे जो है, जो सुखी हैं, जो हमारे सामने बहुत सुखी दिखते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके भी एक चक्र चलता है। वो जैसा कि कहते हैं डेबिट और क्रेडिट वाली बात कहते हैं, वही खाता ईश्वर के पास होता है। हम लोग देखते हैं कि
ये इतना जो है सब कुछ कर रहा है, उसके ऊपर नहीं कुछ पड़ रहा है, तो कहीं न कहीं उसके पूर्वजों का कुछ अभी बैंक में कुछ जमा है पूंजी, और वो उसके कारण जो है नहीं होगा। जैसे ही वो जो है डेबिट में जाएगा, उधार में जाएगा, पाप से पुण्य से पाप में जाएगा, वैसे उसके जनरेशन के नेक्स्ट सेकंड या थर्ड जनरेशन में प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि विपरीत परिस्थितियों में कभी भी अपने को जो है होपलेस नहीं होने देना है। क्यों? क्योंकि ईश्वर की नियति है। अगर यह मान लिया जाए कि हमारे ऊपर ऐसा चल रहा है, एक समय मेरा भी आएगा। और मैंने ऐसा देखा है कि ऐसे परिवार में देखा है, ऐसे मतलब चूंकि मैंने भी सिविल सर्विसेज दिया था, कंपटीशन, बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र रहे जो कि बाद में उनको सिलेक्शन नहीं हुआ, 40 साल की एज में क्रॉस कर लिए और घर में कहीं खेती कर रहे हैं तो कुछ कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर है कि जो कि कहीं न कहीं कंपनसेट करते हैं। उनके बच्चे बहुत अच्छे निकल गए, इतने अच्छे निकल गए कि वो सारे परिवार को, समाज की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिए। बहुत ऐसे हमारे जानने वाले जो हैं जिनके बच्चों के बारे में जब मैंने जानकारी, जैसे होता है बीच बीच में बात हो जाती है, बहुत दिन बाद कुछ लोगों से बात हुई, तो वो कहीं न कहीं उसको जो है प्रकृति का नियम है कि वो कंपनसेट, कहीं न कहीं से कंपनसेशन मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए यह मान लेना चाहिए कि जो चल रहा है हमारे साथ, आज चल रहा है, कल दूसरे के साथ हो सकता है। हमें जो है अपने को जो है इस परिस्थिति से जूझना है। ठीक है? अंतर अनुशासनात्मक पद्धति के प्रति सम्मान, अंतर अनुशासनात्मक जाए इंटरडिसिप्लिनरी जो बात होती है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। हम दूसरे विषय के जो है, अगर कोई जो है अध्यापक है, उनसे भी उनकी राय ले सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम लोग पंचायती राज व्यवस्था पर हम लोग भी कराते हैं, पॉलिटिकल साइंस वाले भी कराते हैं पंचायती राज व्यवस्था का जो है। तो अगर आपको किसी पॉलिटिकल साइंस के टीचर्स की मदद हो उनसे ले सकते हैं। आजकल तो रिसर्च में जो है को गाइड्स का भी प्रावधान कर दिया है। इंटरडिसिप्लिनरी अगर रिसर्च है तो आपको को गाइड भी इलाट हो जाता है, दूसरे विषय का भी गाइड इलाट करने का भी प्रावधान है। तो अंतर अनुशासनात्मक जो है पद्धति के प्रति सम्मान, व्यवहार कुशलता, ये तो सबसे बड़ा गुण है रिसर्चर का। आप व्यवहार कुशल नहीं है तो आपका गाइड जो है आपको सपोर्ट ही नहीं करेगा, है ना? वहीं से देख लीजिए, लाइफ में व्यवहार कुशलता तो वही है, व्यवहार आपका अक्सर अच्छा होना चाहिए। हाँ, कठिन परिस्थितियों में भी जूझने की क्षमता। अपने को ले आए लिख करके, गाइड ने फेंक दिया, कहा ये क्या कूड़ा लिख करके ले आओ, जाओ फिर से लिख करके आओ। हाँ, तो कुछ लोग उसको प्रसाद मान लेते हैं और कुछ लोग उसको जो है दूसरे रूप में लेते हैं, कहते हैं हम इस जो है अध्यापक के अंडर में हम करेंगे। हाँ, समझ नहीं? तो होता क्या है कि आपको धैर्य नहीं होना है और यहाँ पर व्यवहार कुशल बने रहना है। क्यों? क्योंकि जो है कहीं न कहीं से डांट में भी प्यार रहता है और अध्यापक ये चाहता है कि हमारा स्टूडेंट जो है अच्छा निकले। जो डांटने वाला होता है, वो जो डांटता है वो अंदर से बहुत ही कोमल होता है, ये मैं बता दूं। 3 साल के हेडशिप में आप लोगों को पता चल रहा है। मेरे कल उद्घाटन था, उद्घाटन में अनिता मैडम जो है हमारे यहाँ एक प्रोफेसर जो ऑर्गेनाइजर थी, 7 डेज का वर्कशॉप था। उन्होंने जो है इतना इमोशनल हो गई, जैसे होता है ना कि धन्यवाद देते समय ब्रजेश सिंह जी आ गए उनके सामने, तो उनके अंदर की अभिव्यक्तिशाली बाहर आ गई कि इतनी लिबर्टी थी कि 1:30 बजे, 1:15 से 1:30 बजे आना और 3, 3:15 बजे तक विभाग से चले जाना। और मैं डांटता भी था स्टूडेंट के संदर्भ में उन्होंने बताया। तो डांटने का मतलब ये होता है कि वो कहीं न कहीं अध्यापक आप में आपको कुछ अच्छा बनाने के लिए कह रहा है, अच्छा करने के लिए डांट रहा है। और डांटने के बाद वो जब स्टूडेंट चला जाता है तो जितनी पीड़ा उसको होती है उतना जो है किसी को नहीं होती है, समझ लीजिए। मतलब दूसरा व्यक्ति जो नहीं डांटा उसको उतना महसूस नहीं करेगा, जो बैठा रहेगा उसके सामने वो नहीं महसूस करेगा, लेकिन जो डांटता है वो महसूस करता है। तो इसलिए जो है लाइफ में चाहे पेरेंट्स हो चाहे टीचर्स हो, वो अच्छे के लिए। आज आप स्टूडेंट हैं, अभी आप सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप घर में भी जो आज का जो इन्वायरमेंट है, बच्चे जो है माता पिता से उलझ जाते हैं और बिना बात के वो कुछ बोलते हैं तो कहते हैं आप अपना दर्शन अपना ज्ञान अपने पास रखिए, हाँ हम जो कर रहे हैं वो सही है। बच्चों में बताऊं, कल जब तुम लोग माता पिता की भूमिका में होगे तब इन चीजों को सोचोगे तो बोलोगे हमारे फादर और मेरे मदर ने कितना सेक्रीफाइस किया था,
लाइफ में कितना कुछ खोया था हमारे लिए। जब अपने बच्चों को शिक्षा दोगे कि लो बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, तब वो तुम्हारे मम्मी तुम्हारे पापा याद आएंगे। वो संस्कार जो उन्होंने दिया है उस संस्कार को अपने बच्चों में देने का कोशिश करोगे, तब पता चलेगा कि वास्तव में हमारे मम्मी पापा सही थे। आज वो चीजें समझ में नहीं आती है बच्चों को। हर परिवार में यही होता है। हमारी बिटिया 11th में इस साल, उसको मैथमेटिक्स उसकी बहुत अच्छी थी। हम सोच रहे थे कि हमारे घर के तीनों, 2 भाई हैं, बहन है, सब IIT से पढ़े हुए हैं और IIT से पढ़े नहीं टॉपर्स रहे हैं। छोटा वाला भैया का लड़का अभी जो है फाइनल ईयर में IIT का बॉम्बे में जो है IIT दिल्ली में कंप्यूटर साइंस 54 रैंक ले आया था IIT। तो कहने का मतलब मेरा भी एक था कि हमारे भी बच्चे जो है, मैं भी मैथमेटिक्स से, मैं भी बीटेक किया हुआ हूँ, उसकी मैथमेटिक्स मैं देखता रहा, लेकिन वो कुटिया कही मुझे मैथमेटिक्स नहीं लेना। हमारे लिए तो बहुत बड़ा धन संकट। लेकिन हमने कहा कि अच्छा बेटा ठीक है, तुम्हें क्या लेना है? कहीं मुझे बायो लेना है। हमने कहा ठीक है, पढ़ने में अच्छी है, अच्छा कर रही है। तो फिर हमने अपने को जो है बच्चों के हिसाब से, अब मैं अगर जबरदस्ती जिद करता और बच्ची भाई ले लेती और बाद में उसका इंटरेस्ट नहीं था, भले भले अच्छा कर रही है तो नहीं कर पाती। तो यह एक फीलिंग जो होती है पेरेंट्स की, हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब ये हो गया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जहाँ पे प्रतिभा है उधर लोग जो है उनको जो है ट्रेंड कर रहे हैं उस विषय में जो है। जैसे मान लीजिए खेल कूद का ही है, किसी का रुचि नहीं है तो उधर अगर है, लेकिन परिश्रम तो करना पड़ेगा। कहीं पर भी नहीं जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए, किसी भी उसमें बिना परिश्रम के आप कहीं पर भी रहिए, लेकिन परिश्रम से ही अपना बेहतर करने का कोशिश करिए। समन्वय की क्षमता, समन्वय की क्षमता, एक ऐसे इन्वायरमेंट में लोगों के साथ जो है कोऑपरेट करने की, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की। आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो आप अपने अन्य रिसर्चों को लेकर के जाइए, फील्ड वर्क करने। अभी हमारे अंडर की एक लड़की कर रही थी, उसका ऐसा टॉपिक था कि जो है वो जो है मलिन बस्तियों में जो है ये जो है ड्रग व्यसन पे अध्ययन है। तो हमने कहा कि 2-4 अपने फ्रेंड्स के लेके जाओ और उनके साथ जो है इंटरव्यू शेड्यूल भरवाओ और फिर इसके बाद जो है दूसरे का तुम लोग सपोर्ट करो। तो यहाँ समन्वय की बात होती है कि मतलब कोऑर्डिनेशन जो है सिर्फ स्टूडेंट्स के नहीं, टीचर्स के साथ, किसी भी के साथ जो है समन्वय का होना चाहिए। सुझाव और निर्देशों को ग्रहण करने की क्षमता, सुझाव और निर्देश जो भी मिले रिसर्चर को, कहीं से भी मिले, उसको जो है तार्किक रूप से, वैज्ञानिक रूप से उसको देखने की जरूरत होती है। कभी कभी एक किसी व्यक्ति को हम जिसको मानते हैं, कहते हैं कि ये व्यक्ति हमको क्या नॉलेज देगा, और वही चीज आपको जो है कभी कभी ऐसा ज्ञान दे जाता है, ऐसी चीज दे जाता है कि जो है आपको विश्वास नहीं होगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति का जो है अगर रिसर्च से संबंधित जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो उसके द्वारा जो सुझाव निर्देश दिए जा रहे हैं उसको भी ग्रहण करने की कोशिश, सीखने करने की कोशिश करना चाहिए। अब इन सब के बाद जो है धैर्य की बात किया है कि अंतिम समय तक धैर्य होना नहीं चाहिए। ये तो मूल मंत्र है कि हमेशा शुरू से लास्ट तक जो है पेशेंस को बनाए रखना है। और अंतिम पॉइंट, हमारे हिसाब से अंतिम पॉइंट, अच्छा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आपका रिसर्च वर्क प्रभावित नहीं रहेगा, बीच में जो है बाधा नहीं आएगी और आप रिसर्च कार्य को समय से संपादित कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को सुनने के लिए। हाँ, विद्यार्थी होते हैं तभी वक्ता होता है, इतने विद्यार्थी इतने धैर्य से हमें सुने, यही हमारे लिए बहुत है। और मैं आयोजकों को जो है, अंजू मैडम को, राजकुमार जी को, मैडम को जो है, प्रिंसिपल मैडम को, नीलम जी के यहाँ के अध्यापकों को, अपने विद्यार्थियों को, तीनों जो है जो यहाँ पे टीचर हैं, सभी को जो है हृदय से धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें कुछ बोलने का मौका दिया, हमें यहाँ बुलाया आप लोगों ने। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय गुरुजी प्रोफेसर ब्रजेश सर के द्वारा इस राष्ट्रीय कार्यशाला में अत्यंत ही ज्ञानवर्धक, गुणवत्तापरक
और प्रेरक व्याख्यान दिया गया। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारी जितनी भी छात्राएं हैं सभी इतनी धैर्य से, इतनी तन्मयता से सर को सुन रही थी। ये बहुत बड़ी बात थी। जबकि कल उद्घाटन सत्र था और हमारी छात्राएं काफ़ी शोर कर रही थी और हम लोग को कई राउंड जाना पड़ा पीछे उनको चुप कराने का। तो जाहिर सी बात है, सर इतने बड़े विद्वान हैं और हम जो तीनों समाजशास्त्री हैं आप लोग को बताना चाहेंगे कि हम तीनों जो आपके टीचर हैं यहाँ पे समाजशास्त्र के, आप सभी के सर गुरु हैं और हम लोगों को पढ़ाएं, और मैं तो अभी भी पढ़ रहा हूँ। तो हम सभी लोग को सुबह से ही काफ़ी वो एक जिज्ञासा थी। हमारे सभी जितने अध्यापक हैं सभी भी काफ़ी खुशी थे कि सर को सुनने का मौका मिलेगा, तो काफ़ी अच्छा लगा। जैसे अगर किसी कोई जिज्ञासा हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो सर से आप अपनी जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई जानकारी अगर आपको चाहिए। बेटा ऐसा है ना, रिसर्च जो तुम लोग विश्व प्रजाति का पेपर पीजी में है उससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो या भविष्य में पढ़ने का ऐसा कुछ भी सर से पूछ सकते हो। जिससे आज एक विज्ञान की छात्राएं हमारे हाल में हैं एमए की, आपके भी पेपर है रिसर्च पेडालॉजी का, सोशियोलॉजी के, इकोनॉमिक्स के, ज्योग्राफी के हैं। आप सभी लोग को एमए में और बीए में पेपर्स हैं जो सर ने आपको बताया है। तो उसमें आप अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप सर से पूछ सकते हैं। हाँ खड़े हो जाओ। तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सीखने को मिला, हम सभी को भी सीखने को मिला। तो सर ने जो नाम बेटा तो पूछ लो आप लोग। रिसर्च मेथोडोलॉजी पर भाई ज्योग्राफी में भी है, कुछ भी सोशियोलॉजी में भी है। कोई समस्या नहीं हो भी पूछिए। कोई व्यावहारिक समस्या भी अगर आपको विश्वविद्यालय से संबंधित, विश्वविद्यालय से संबंधित भी हो तो वो भी पूछिए। परीक्षा पैटर्न, परीक्षा के बारे में कोई जानकारी चाहिए, पेपर्स के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। परीक्षा होने वाली है, काफ़ी कंफ्यूजन है, तो आप वो भी जानकारी ले सकती हैं। ऐसा परीक्षा पर अभी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं पीजी के, अभी यूजी के बारे में अभी पेपर का पैटर्न क्या होगा अभी चल रही है, बातचीत चल रही है, अभी फाइनल स्टेज पे नहीं है। लेकिन जो पीजी का है फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर एमए के या एमए, एमकॉम, एमएससी जो भी चीज़ें हैं, ये जो पैटर्न है वो 1.5 घंटे का अभी भी रखे हैं। और क्योंकि कोविड पीरियड में पहले जो है 1.5 घंटे का रखा जाता था, यह इन्होंने इनको चेंज करना चाहिए था। अब तो सब कोविड खत्म हो गया है 3 घंटे का, क्योंकि इसमें बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। होता ये है चाहे 1.5 घंटे का पेपर हो चाहे 3 घंटे का हो, शुरू के 5-10 मिनट जो है वो चले ही जाते हैं पेपर पढ़ने, और जो है शुरुआत के लिखने की जो होती है स्पीड पकड़ने में समय लगता है। पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादा समय ले लेता है, और जब तक स्पीड लास्ट तक बनती है तब तक टाइम ओवर हो जाता है। और 3 घंटे में रहता है, बाकी के शुरू के जो टाइम लग जाते हैं फिर तो स्पीड बना रहता है, तो 3 घंटे तक बना ही रहता है। तो इन्होंने क्वेश्चंस को तो कम नहीं किया बहुत ज़्यादा, लेकिन टाइम को कम कर दिया। अब आप लोगों को ध्यान ये देना है कि उसी टाइम में सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। पता चला कोई क्वेश्चन जो है आपका शॉर्ट है, 200 वर्ड्स में लिखना है, अब उसको आप बहुत पढ़ा हुआ है तो आप उसको 400, 500, 600 वर्ड्स में लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 1.5 घंटे का पेपर, सारे पेपर होंगे। अब की बार जो है सारे पेपर अलग अलग होंगे। हालांकि पहले भी पीजी के अलग अलग हुए थे, यूजी के जो है एक साथ हुए थे, लेकिन यूजी में भी अब की बार अलग अलग पेपर होगा। 1.5 घंटे का पेपर रहेगा पीजी के लिए, और 60 जो क्वेश्चन होंगे वो जो है आपके 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और उसमें से 8 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे 60 में, और फुल लेंथ में 5 में से 2 करने होंगे। 5 2 7 क्वेश्चन करना है। पहले 10 4 14 था, 10 जो है 60 होता था,
और 4 यूनिट से 4 जो है 10 4 14 होता था। अभी इन्होंने 5 2 7 कर दिया है। हम लोगों की मीटिंग थी, उसी में कहा गया कि कम से कम जो है आधा कर दीजिए क्वेश्चन जो है। तो क्वेश्चंस को आधा कर दिया गया, जब 1.5 घंटे पे ही अड़े रहे कि इस बार अभी 1.5 घंटे पर ही होगा। तो ये चीज़ें हैं। और अभी ग्रेजुएशन का जो है वो अभी इस बार तो नई शिक्षा नीति के तहत अभी पेपर बना भी नहीं है, और ये पेपर संभवतः जो है अप्रैल के जो है फर्स्ट वीक में शुरू हो पाएगा, जैसी चर्चा है। तो ये जो है आपका पेपर से संबंधित जानकारी थी। बाकी कुछ पूछना हो तो बोलिए।